नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी तेजस्वी यादव के नीतीश कुमार पर किए तीखे वार की, बीजेपी अध्यक्ष के बयान से मचे राजनीतिक घमासान की, देखेंगे पीएम मोदी की डिग्री पर गहराते विवाद को, किसान आंदोलन पर आए ताजा अपडेट को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे क्या सीएजी की रिपोर्ट से आपकी ईमानदारी पर लग रहे हैं दाग। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन का बड़ा बयान, कहा राज्य को बचाने के लिए सभी को एक साथ खड़े होने की जरूरत, राज्य में भाषा को लेकर जारी है विवाद। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर गृह मंत्रालय में हुई हाई लेवल मीटिंग, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, सीएम रेखा गुप्ता और आईबी चीफ हुए शामिल, कई मुद्दों पर चर्चा। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया का बड़ा बयान, कहा गृह मंत्री के बयान भरोसे लायक नहीं, परिसीमन भाषा विवाद को लेकर बढ़ी खींचतान। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ मामले से जुड़ी याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा 200 मौतों के दावे का क्या सबूत। उत्तराखंड के चमोली में हुआ बड़ा हादसा, ग्लेशियर फटने से 57 मजदूर दबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और अब खबरें विस्तार से, बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। नीतीश कुमार पर विपक्षी दलों के हमले भी तेज होने लगे। इसी कड़ी में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला, साथ ही बीजेपी और जेडीयू पर कई सवाल भी खड़े कर दिए। ऐसे में तेजस्वी यादव के बयान से सियासी तपिश और बढ़ गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जमकर बयानबाजी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बीजेपी और जेडीयू पर एक के बाद एक जुबानी हमले कर रहे हैं, साथ ही एनडीए पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। शुक्रवार 28 फरवरी को मीडिया के सवालों के जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री है, तीसरे नंबर की पार्टी जेडीयू है, बिहार की जनता तो इनके मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहती। इतना ही नहीं, जेडीयू के साथ ही बीजेपी पर सीधा प्रहार करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी जेडीयू को खा जाएगी। ऐसे में बिहार में चुनाव से पहले ही सियासी तपिश अपने चरम पर पहुंच गई है। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले पीएम मोदी भागलपुर दौरे पर आए थे। उस वक्त उन्होंने नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री कहा था, जिसकी राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चाएं हुई थी। इस पर तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि अभी लाडला मुख्यमंत्री कहना मजबूरी है। उधर इस सवाल पर कि नीतीश कुमार बेटे निशांत कुमार कह रहे हैं कि जनता से पिछली बार कम सीटें मिली थी, तो इस बार थोड़ा बढ़ा दे। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अब तो कहने की भी जरूरत पड़ रही है। इस तरह बिहार में चुनाव से पहले ही चुनावी रंग और राजनीतिक बिसात बिछनी शुरू हो गई है, जहां जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर से लेकर तेजस्वी यादव और लालू यादव ने बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। बताते चले, बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिस पर जबरदस्त घमासान मच गया है। इसकी एक वजह यह भी है कि बीजेपी और जेडीयू के नेताओं में इस बात को लेकर संशय बना हुआ है कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं। वहीं विपक्षी महागठबंधन की बढ़ती ताकत भी एनडीए को मुश्किलों में डाल रही है। बाकी आने वाले वक्त में बिहार की सियासत पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव के बयान ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। तो वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के ताजा बयान ने बिहार में सियासी भूचाल ला दिया है। दरअसल सीएम चेहरे पर जारी संशय के बीच जायसवाल ने बीजेपी के अगले प्लान को एक्सपोज कर दिया है। तो कैसे नीतीश कुमार के साथ होने जा रहा है खेला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार के नेतृत्व को लेकर इस वक्त हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि बिहार का मुख्यमंत्री इस बार कौन होगा। पहले ही इस सवाल पर बीजेपी और जेडीयू में खटपट की खबरें सुर्खियों में हैं। बीजेपी से नीतीश कुमार की बढ़ती दूरियां भी किसी से छिप नहीं रही। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बयान ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। दरअसल मीडिया से बातचीत में जायसवाल ने कहा कि चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर जरूर लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये बीजेपी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। इसको लेकर अभी कुछ साफ नहीं है। जायसवाल के इस बयान से कई सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें, कुछ ऐसा ही बयान अमित शाह ने मीडिया से बातचीत में दिया था। जायसवाल के इस बयान से कई सवाल खड़े हो गए। साथ ही एक बार फिर से इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि बीजेपी अपनी बढ़ती ताकत का प्रदर्शन बिहार में महाराष्ट्र की तर्ज पर करेगी। सवाल उठ रहे हैं कि अगर एनडीए जीतता है तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे या बीजेपी एकनाथ शिंदे की तरह ही नीतीश कुमार के साथ खेला करेगी। ये बड़ा सवाल है। हालांकि यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि बीजेपी बिहार में कभी भी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई है। जितने भी समय बीजेपी बिहार की सत्ता में रही है वो जेडीयू के सहारे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में रही है। लेकिन हाल ही में बिहार में हुए कैबिनेट विस्तार के बाद से इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मंत्रिमंडल में बीजेपी के मंत्रियों की संख्या जेडीयू से ज्यादा हो गई है। उसका दबदबा बढ़ गया है, जो कि बीजेपी के लिए सकारात्मक पॉइंट है। दूसरा ये कि नीतीश कुमार की खराब सेहत पर सवाल उठ रहे हैं और जेडीयू में उनके उत्तराधिकारी का संकट भी बना हुआ है। हालांकि निशांत कुमार को राजनीति में आगे लाकर नीतीश कुमार अपनी ताकत बढ़ाने की कवायद में जुट रहे हैं।
लेकिन इसका कितना फायदा जेडीयू को होगा और क्या बीजेपी की रणनीति होगी, ये चर्चा का विषय है। बताते चले आज से बिहार विधानमंडल सत्र की शुरुआत भी हो गई, जहां नीतीश कुमार की सरकार 2025-26 के लिए बजट पेश करेगी। लेकिन फिलहाल बजट सत्र के दौरान बिहार बीजेपी अध्यक्ष के सीएम फेज को लेकर दिए बयान ने सियासी बवाल ला दिया है। पीएम मोदी की डिग्री के मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पीएम की डिग्री को लेकर एक बयान दिया, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया। तो क्या है पूरा मामला और क्या है पीएम डिग्री से जुड़ा विवाद, देखिए इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी की डिग्री को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार 27 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद ये मामला सुर्खियों में आ गया। डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस दौरान साफ साफ कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री अदालत को दिखा सकता है, मगर अजनबी को नहीं। जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी की स्नातक डिग्री के संबंध में जानकारी का खुलासा करने के केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को चुनौती देने वाले डीयू की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। लेकिन डीयू की तरफ से दिए इस बयान पर सवाल उठने लगे। बता दें, जस्टिस सचिन दत्ता के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये दलील दी। तुषार मेहता ने कहा, डीयू को अदालत को इसे दिखाने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड को जांच के लिए अजनबी लोगों के समक्ष नहीं रख सकता। उन्होंने कहा कि सीआईसी का आदेश खारिज किए जाने योग्य है, क्योंकि जानने के अधिकार से बढ़कर निजता का अधिकार है। इसके साथ ही तुषार मेहता ने कहा, मांगी गई डिग्री एक पूर्व छात्र की है जो प्रधानमंत्री है। एक विश्वविद्यालय के रूप में हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। बताते चले, नीरज नामक व्यक्ति ने आरटीआई आवेदन किया है। आरटीआई आवेदन दाखिल किए जाने के बाद सीआईसी ने 21 दिसंबर 2016 को 1978 में बीए की परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड के निरीक्षण की अनुमति मांगी थी, जहां इसी साल प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये परीक्षा हासिल की थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने 23 जनवरी 2017 को सीआईसी के आदेश पर रोक लगा दी थी। याद हो, ये पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब पीएम ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन हलफनामे में उन्होंने डीयू की डिग्री का जिक्र किया। ऐसे में इस मामले पर विवाद गहराता जा रहा है। पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है, लेकिन नतीजा अब तक कुछ नहीं निकला। कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं, लेकिन मोदी सरकार किसानों की मांग के आगे झुकने को तैयार नहीं है। वहीं 90 दिनों से ज्यादा आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता डल्लेवाल की सेहत बिगड़ने लगी है। ऐसे में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एमएसपी पर कानूनी गारंटी सहित 13 मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन पिछले 1 साल से भी ज्यादा वक्त से जारी है, लेकिन मामला वहीं का वहीं उलझा पड़ा है। वहीं किसानों की मांग के समर्थन में 95 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल की हालत भी बिगड़ती जा रही है, जो कि मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकती है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से किसान नेता की स्थिति में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। एक दिन पहले अचानक देर रात डल्लेवाल को तेज बुखार हुआ और ज्यादा ठंड लगने की वजह से कपकपी आने की समस्या हो गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद डॉक्टरों की टीम के प्रयासों की वजह से लगभग 2 घंटे की स्थिति में सामान्य किया गया। इसके बाद किसानों ने नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि 8 मार्च को महिला महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जहां कोर्ट में मौजूद सरकारी अधिकारियों ने बताया कि किसानों के साथ 14 और 22 फरवरी को 2 बैठकें की जा चुकी हैं। इसके साथ ही अगली बैठक 19 मार्च को की जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में लगातार हो रही सुनवाई के बाद भी इस मामले पर कुछ नया फैसला नहीं हो पा रहा है। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि अब तक किसानों के साथ सरकार की जितनी भी बैठकें हुई हैं वो बेनतीजा रही। किसानों की मांग के आगे सरकार झुकने को तैयार नहीं दिखाई दे रही। ऐसे में किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही किसान नेता डल्लेवाल की बिगड़ती हालत भी किसानों में रोष पैदा कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि डल्लेवाल की सेहत पर मोदी सरकार का अगला कदम क्या होगा। महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और बिहार के साथ दिल्ली में भी राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर वार पलटवार करने का कोई भी मौका नहीं गंवा रहे। इस वक्त दिल्ली विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, जहां बीजेपी आप को सीएजी की रिपोर्ट पर घेर रही है। इसी कड़ी में सीएजी की दूसरी रिपोर्ट पेश की गई, जहां बीजेपी ने आप को घेरा। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली विधानसभा में इस वक्त जबरदस्त घमासान मचा हुआ है, जहां इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा सीएजी रिपोर्ट की हो रही है। एक तरफ बीजेपी आप सरकार को सीएजी रिपोर्ट के आधार पर एक्सपोज करने की कवायद में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी आप बीजेपी के हर दावे और रिपोर्ट को खारिज करके उनके विधायक के निलंबन पर बीजेपी पर पलटवार कर रही है। इसी बीच विधानसभा सत्र में आज सीएजी की दूसरी रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें ये बताया गया है कि दिल्ली के सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे में महत्वपूर्ण कमियां हैं, जिसने आप सरकार के बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के दावों की पोल खोल दी है। सीएजी रिपोर्ट के आंकड़े बता रहे हैं कि 50% अस्पतालों में आईसीयू की सुविधाएं नहीं थी, जबकि 60% अस्पतालों में ब्लड बैंक नहीं थे। इसके अलावा 8 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्रणाली की कमी बताई जा रही। साथ ही स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में स्टाफ की कमी भी सामने आई है, जिसमें नर्सिंग और पैरामेडिक पदों पर जगह खाली थी। वहीं कोविड के दौरान भारत सरकार की तरफ से दिए जाने वाले फंड पर भी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया गया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद आम आदमी पार्टी के लिए सियासी और कानूनी परेशानी बढ़ती दिख रही है।
हालांकि दूसरी तरफ आप नेता बीजेपी के तमाम दावों को खारिज कर पार्टी को बदनाम करने की बात दोहरा रहे हैं। आपकी तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप विधायकों को सदन से निलंबित करके बीजेपी अपनी मनमर्जी चला रही है, जो सरासर गलत है। नेता प्रतिपक्ष इसे तानाशाही करार दे रही हैं। हालांकि देखना होगा कि सीएजी की रिपोर्ट में हो रहे खुलासों का आपके अस्तित्व पर कितना असर आगे देखने को मिलेगा। बताते चले, रिपोर्ट में जिन योजनाओं के खुलासे हो रहे उनमें मोहल्ला क्लिनिक समेत कई फ्री योजनाएं शामिल है, जिनके दम पर आम आदमी पार्टी दिल्ली में 1 दशक से ज्यादा सत्ता में रही। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।